डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस पोयम को लिखते समय पोएट के दिमाग में क्या था। ये पोएम बड़ी फेमस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के फेमस पोएट और राइटर रहे हैं। और उन्होंने जो पोएम लिखी उस टाइम उनके माइंड में क्या था, अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, जिसे हम जिस्ट कहते हैं, समरी कहते हैं, तो उसके क्वेश्चन निकालने आसान हो जाते हैं। इस पोएम में हम सिर्फ हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। उसका जो मोटो था, उसका क्या मैसेज था, सब कुछ हिंदी में होगा। उसके जो सेकंड पार्ट होगा उस पार्ट में हम ये देखेंगे कि वे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह से आपको उनको जवाब देना है। और 8 लाइन की, सिर्फ 8 लाइन की ये पोयम है। और 8 लाइन की पोयम में से ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन आप कितनी इजी तरीके से निकाल लोगे सिर्फ हिंदी एक्सप्लेनेशन की मदद से। आइए देखते हैं कैसे। डस्ट ऑफ स्नो अमेरिका के फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जब ये पोएम लिखी जाती है, कवि उस समय बहुत परेशान होता है, निराशा में होता है, उसका मूड बिगड़ा हुआ होता है, उसका टेम्परामेंट बहुत ख़राब होता है और वह अपने घर से बाहर आता है। उस समय अमेरिका में जहाँ पर वो जगह थी, जहाँ पर वो खड़ा था, उस समय वहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई होती है, यानी सर्दी का मौसम होता है। वह घूमता घूमता एक हेमलॉक ट्री के पास आ जाता है। हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़ जो होता है, उस पेड़ के नीचे जाके जैसे ही खड़ा होता है तो कहीं से कौवा आता है और वो जैसे ही उस पेड़ पर बैठता है, हेमलॉक ट्री पर बैठता है, और उसको उसकी जो टहनी होती है वो हिलती है और हिलने से उसकी जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो कवि के ऊपर गिरती है। जैसे ही कवि के ऊपर गिरती है डस्ट ऑफ स्नो, वो कवि का मूड चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा निराशा के कारण या बेचैनी के कारण पूरा दिन जो ख़राब हुआ था, नहीं, वो सोच रहा था कि आज मेरा पूरा दिन ख़राब है, आज मुझसे कुछ नहीं होगा, सब बिगड़ा हुआ है। तो तुरंत उसका हार्ट चेंज हो जाता है, उसका मूड चेंज होता है और कवि सोचता है कि नहीं, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ जो मेरे ऊपर गिरी है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरती हैं तो उसको आनंद आता है, उत्तेजित हो जाता है कि नहीं, मेरा दिन अभी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आनंद ले रहा हूँ और आने वाला जो समय है, अभी जो बाकी समय बचा हुआ है, मैं उस पर काम कर सकता हूँ। इस तरह से कहते हैं ना, ये एक जो पोयम है वो इंस्पिरेशन वाली है। कवि इसके माध्यम में बताना चाहता है कि हमें हमारे जीवन की छोटी से छोटी घटना, कोई भी छोटी सी घटना होती है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि हमारी भी लाइफ है, कभी कभी लगता है कि खुद बच्चों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक टीचर के मोटिवेशन से वो बच्चे बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। उसी तरह से ये पोएम जो है गागर में सागर है। अब हम कहते हैं ना, क्योंकि जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं, उस पोएम को पढ़ने से पहले हमें उसका सार समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी का सार ये है कि कवि का मूड उस समय बहुत ख़राब था और एक सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो से, जो बर्फ़ की धूल से उसके सिर पर गिरने से उसका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो कवि इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, तो ये अगर हम बात करें कि इस कविता के पीछे कवि का एक मैसेज होता है कि छोटी से छोटी जो घटना होती है हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा महत्व रखती है। ये तो उसका मैसेज हो गया। जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन बताए थे। तो पहले कॉमन क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये जो पोएम का स्टैंजा है किस पोएम से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कि उसकी जो टहनी थी, जो डाल थी, वो किसने झुकाई या किसने बड़ा डस्ट ऑफ स्नो को डाला। तो फर्स्ट क्या, क्रो। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि टहनी पर आकर कौन बैठा, तो क्वेश्चन क्रो। तो फिर ये आता है कि वो ट्री कौन सा था, ट्री कौन सा था, तो हम कहते हैं हेमलॉक ट्री था, ट्री का जो नाम था वो हेमलॉक था। अब क्वेश्चन ये आता है कि कवि जो है किस ट्री के नीचे जाकर खड़ा हुआ, तो वो हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर खड़ा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि कवि का मूड किसने चेंज किया, तो कवि का जो मूड चेंज हुआ था वो डस्ट ऑफ स्नो से हुआ था। क्वेश्चन अगला आता है कि डस्ट ऑफ स्नो किसके कारण गिरती है कवि के ऊपर, तो वो क्रो के कारण गिरती है। फिर क्वेश्चन ये आता है किसका हृदय परिवर्तित हुआ, तो कवि का हृदय परिवर्तित हुआ। किसका मूड चेंज हुआ, कवि का हुआ। तो फिर ये कहता है कि उसका जो सम कुछ पार्ट है वो किसका, कुछ जो जीवन का कुछ पार्ट है किसका अच्छा और बच गया, रिपेंट होने से, पछतावे से किसका बच गया, वो किसका बच गया, कवि का बच गया। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इस लाइन में जो आई है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वो कवि के लिए यूज़ किया गया है, पोएट के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ देखिए, अब कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएंगे
ये पूछा जाता है कि कवि ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री का यूज क्यों किया है, वो कोई और ट्री का भी तो यूज कर सकता था। तो हेमलॉक ट्री, धतूरे का जो पेड़ होता है ना, वो गलत चीज़ के लिए आता है, निराशा का प्रतीक होता है हेमलॉक, धतूरा जो है। और फिर कहते हैं यहाँ पर उन्होंने क्रो पक्षी का को यूज़ किया है। क्रो जो होता है, जो कौवा होता है, वो अपशकुन का प्रतीक होता है, इसलिए क्योंकि कवि का मूड बिगड़ा हुआ था, तो उसे हर चीज़, कहते हैं ना, जो अगर हमारा मन दुखी है तो हमें लगता है संसार दुखी है। हम जैसा देखते हैं, जैसे हम महसूस करते हैं, तो सामने भी हमें वही चीज़ दिखाई देती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही हमें दिखाई देगा। जैसे मैं आपको छोटी सी घटना बताती हूँ। जैसे सपोज करो आपके फादर बाहर गए हुए हैं और उनका टाइम शाम को 6 बजे आने का होता है। अगर वे नहीं आ पाते तो आपके मन में विचार होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस निकल गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रास्ते में चोर मिल गया, कहीं से तो नहीं है बस, जब और लेट होती है, कहीं से तो नहीं बस का एक्सीडेंट हो गया भाई, जब उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपके मन में क्या नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो जैसे आप नेगेटिव सोचते हैं तो दुनिया भर के नेगेटिव विचार आपके अंदर आने लगते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हो कि हो सकता है वो बस लेट हो गई हो सकता है पापा ऑफिस में लेट हो गए हो, तो जैसे आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सेम वही बात थी, जब वो उसका मूड डेस्परेट में था तो उसे हर चीज़ उससे गलत दिखाई दे रही थी, क्रो, हेमलॉक ट्री। और जैसे ही उसका मूड चेंज होता है तो उसे लगता है कि नहीं, मेरा दिन बचा हुआ है, अभी मुझे बहुत अच्छा, मुझे काम करना है, मैं बहुत उत्तेजित हूँ। तो इस तरह के विचार उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें इन 8 लाइनों में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके बनकर तैयार होते हैं। अगली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आपको रिटर्न में होंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे और उन क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दोगे, कैसे आप उनका टेंस का प्रयोग करोगे, और इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी है, ये क्वेश्चन रह गया। राइमिंग वर्ड्स कौन से है, वे रह गए। आपकी वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स आ सकता है, एंटोनिम्स आ सकता है, यूज ऑफ वर्ड्स आ सकता है। तो सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ वो सब रिटर्न में होंगे और इंग्लिश में होंगे। तो जैसे अगली वीडियो से पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप ये जो पोयम है इसका जिस्ट आपको समझ में आ गया। और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आपको, वही चीज़ आपको सेंटर आइडिया में लिखना होता है, वो भी बताऊँगी। 4 से 5 लाइनें का लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।